अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे कि बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, और वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। मिर्गी कई लोगों को बचपन से ही होती है, कई को बाद में भी डेवलप हो जाती है। इसकी कई इकसाम भी होती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं कि पूरे जिस्म को झटके लगते हैं, ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें फोकल लीजन्स होते हैं कि जिस्म का कोई एक हिस्सा जो है वो उसको झटके लगते हैं। और इसकी कुछ टाइप ऐसी भी होती हैं कि जिसमें जो फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, और उसमें पेशेंट जो है वो एकदम से बेहोश तो उस तरह से नहीं होती, आंखें उसकी खुली रहती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सुन सी पड़ जाती है। अगर खड़ी है तो गिर जाएगी, लेकिन उसकी आंखें ऐसे खुली होंगी, लेकिन वो कोई बात नहीं करेगी, जवाब नहीं देगी। इसको कहते हैं एब्सेंस सीजर्स, यानी वो वहां होकर भी वहां नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी अगर हो जाए, ऐसे पेशेंट्स को जिनको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेचीदगियां पैदा होती हैं। और अगर उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान दौरे पड़े तो उसका आउटकम बहुत बुरा भी हो सकता है। माँ और बच्चे की सेहत के लिए इसके नतायज बहुत संगीन हो सकते हैं। लिहाजा जो भी कोई ऐसी खवातीन हैं या ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिनको एपिलेप्सी यानी मिर्गी का प्रॉब्लम है, तो उन्हें अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो प्रेगनेंसी को प्रॉपर तरीके से प्लान करें। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो उन्हें वक्फे का कोई तरीका, कॉन्ट्रासेप्शन जो है उनके लिए जो सेफ है वो इख्तियार करना चाहिए। तो मैंने ऐसे कई केस किए हैं जिनमें एपिलेप्सी भी थी पेशेंट्स को। हमने वो केस सिजेरियन केस भी किए हैं और नॉर्मल भी किए हैं, जिसका जैसे हो सकता था, जो पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे चूंकि हम प्रेगनेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो खवातीन को इख्तियार करनी चाहिए, और कुछ बातों का ख्याल होने वाले बच्चे में भी रखना चाहिए। लिहाजा ये वीडियो जो है ये बहुत ही मालूमाती वीडियो है, इसको गौर से सुनिए। इसमें जो बताने की बात है वो ये है कि अगर कोई ऐसी खातून जो कि मिर्गी का शिकार है और उसको काफ़ी अरसे से मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो और वो प्रेग्नेंट भी होना चाहती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो बहुत ही रेगुलर अपनी मिर्गी की जो वो दवाई ले रही है, बहुत रेगुलर उनको लेनी चाहिए, ताकि दौरे जो हैं वो उनको ना आए। और काफ़ी सारा अरसा जो है वो बिना दौरों के गुजरना चाहिए। फिट फ्री पीरियड जो है वो होना चाहिए काफ़ी लंबा। उसके बाद प्रेगनेंसी को हमेशा प्लान करके करें। तो उसकी प्लानिंग में ये चीज़ शामिल होगी कि वो पहले से ही फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दें, और जब प्रेग्नेंट हो जाए तो भी उसको जारी रखें। फिर वो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें, क्योंकि प्रेगनेंसी बेसिकली एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और वो जो भी मिर्गी की दवाई खा रही हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको तब्दील करें, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं मिर्गी की जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, तो उनको बंद कर देना चाहिए और उनकी जगह ऐसी दवाइयाँ ले लेनी चाहिए जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हैं, जो होने वाले बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बनाती। तो ये मशवरा वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को चेंज करेंगी। जैसे कि सोडियम वैलप्रोएट जो है वो सेफ नहीं है, तो वो अगर ले रही हैं तो उसको बंद कर दें। और इसी तरह लेमोट्रिजीन जो है वो बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनके डॉक्टर उसको उस पर स्विच ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर वो 2-3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन में है तो एक ही दवाई सिलेक्ट करें और उसी को रेगुलर खाएं, और उसमें बिल्कुल भी नागा ना करें। फिर उन्हें ये भी पता होगा और होना चाहिए कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ट्रिगर्स होती हैं, जिनकी वजह से वो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से, या बहुत तेज़ी से सांस लेने की वजह से, या फिर अगर तेज़ दर्द हो, इस तरह के मामलात में रात को देर तक जागने से, असाबी तनाव से ये दौरा पड़ सकता है। इनको हम उस दौरे के ट्रिगर्स कहते हैं। इन ट्रिगर्स से इनको बचना चाहिए ताकि वो फिट फ्री रह सके अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। और इसके अलावा
जो उनका एंटीनेटल चेकअप होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो उनको रेगुलर करवाना चाहिए, हर महीने कराना चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई पेचीदगी हो तो फौरन बतानी चाहिए। इसी तरह जब उनका ये बेबी 18 हफ्ते से 20 हफ्ते की उम्र को पहुंच जाए तो फिर वो एक एनेमली स्कैन करवाएं। वो एनेमली स्कैन जो है अल्ट्रासाउंड में बताएगा कि ये जो बच्चा उनके पेट में है ये बिल्कुल नॉर्मल है या इसके ऊपर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो वो एनेमली स्कैन भी बहुत जरूरी है। इस तरह जब वो अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, आराम का भी ख्याल रखें, दवाई भी बाकायदगी से खाएं और ट्रिगर्स से भी बचती रहें। और इसी तरह वो बिना दौरों के अगर ये सारा प्रेगनेंसी का सफर उनका खैर खैरियत से गुजरता जाएगा तो फिर 9 महीने के एंड पे ये भी डिसाइड किया जाएगा कि उनका केस जो है वो किस तरह से किया जाए। उनको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाएं या उनका सिजेरियन प्लान किया जाए। चंद दिन पहले जो हमने केस किया उसमें तो ऑलरेडी 2 ऑपरेशन हुए थे, लिहाजा उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं थी नॉर्मल डिलीवरी की, तो उसमें तो सिजेरियन ही हुआ। लेकिन अगर पहला बच्चा है और पहले केस या फिर पहले जो उनके बेबीज अगर हुए हैं, पहला नहीं है तो उनके पहले बच्चे नॉर्मल होते रहे, तो ये भी नॉर्मल हो सकता है। यानी कि केस जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के जरिए भी किया जा सकता है और वो सिजेरियन के जरिए से भी किया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में जो एहतियात करनी है वो ये है कि आपने बहुत क्लोजली पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। अपनी सारी तैयारी हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से, पेचीदगी से निपटने की होनी चाहिए और उसमें पेन फ्री जो है ना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ दर्द जो है वो दौरा पड़ने का बायस बन सकती है। लिहाजा इसमें अगर पेशेंट को एपिड्यूरल दे दिया जाए, वो कमर में टीका लगा के दर्द को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो तरीका जो है वो बिल्कुल एक पेनलेस डिलीवरी जो है वो होगी और उसमें दौरा पड़ने के चांसेस फिर बहुत कम हो जाते हैं, नहीं रहते। और वैसे भी केस करवाने से पहले, चाहे सिजेरियन कराना है चाहे नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है, पेशेंट को अपनी एपिलेप्सी की डोज जो है वो लेके आनी चाहिए। समटाइम्स वो डोज हम डबल भी करके उनको दे देते हैं। और इसके साथ ये है कि उनको पेन फ्री रखा जाए। अब जैसे एपिड्यूरल की बात की, वो सेफ है, लेकिन पैथेडीन का इंजेक्शन या फिर वो जो है ना टेंस यानी ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, वो इस केस में सेफ नहीं है। तो दर्द कम करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, जो सेफ तरीका है उसी को अपनाना चाहिए। और फिर हम इस तरह से अगर हम ये सारी केयर करेंगे, और जैसे कि खुद मैंने कई दफ़ा ये केसेस किए हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो नतीजा निकलता है वो बहुत ही अच्छा नतीजा निकलता है। माँ और बच्चा दोनों महफूज अल्लाह के फजल से रहते हैं और खैर से घर भी चले जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन को फेस किए बगैर। और फिर कुछ एहतियातें हैं जो बच्चे के लिए हैं। जो न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न को आपने पैदाइश के बाद डॉक्टर से एग्जामिनेशन, जो बच्चों का डॉक्टर है उससे उसका तफसीली मुआयना आपने पूरा करवाना है, ये देखने के लिए कि किसी किस्म के भी जो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं वो उसमें ना आए। क्योंकि जब तक वो बच्चा माँ के पेट में था वो मिर्गी की दवाई उस तक पहुंच रही थी। अब जब वो माँ के पेट से डिलीवर होकर निकल गया है तो वो मेडिसिन उस तक नहीं पहुंच रही, तो उस मेडिसिन के जो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं वो उस बच्चे के ऊपर आ सकते हैं। उसके लिए उसका एग्जामिनेशन ज़रूरी है। और इसके अलावा एक बच्चों में एक प्रॉब्लम हो जाता है कि कई बच्चों में विटामिन के की कमी होती है, जिससे उनको हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न हो जाती है और बच्चे के नाक से, मुंह से, इधर उधर से ब्लीडिंग आ सकती है। तो जो मिर्गी वाली खवातीन के घर बच्चा पैदा होता है, वो चूंकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही होती है, उसके असर में विटामिन के का लेवल वैसे भी कम हो जाता है और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों में विटामिन के का लेवल कम होने की वजह से हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न हो सकती है। लिहाजा उन बच्चों को विटामिन के का इंजेक्शन पैदाइश के बाद देना बहुत ज़रूरी है। ये थी कुछ अहम मालूमात प्रेगनेंसी और एपिलेप्सी के हवाले से। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।